नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूँ। भारत जब आज़ाद हुआ था तो उसके बाद देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आवाम से पूछा था कि ये जो नारा लगाते हो भारत माता की जय, भारत माता की जय, ये कौन है भारत माता? तो बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से जवाब दिए। किसी ने कहा ये खेत खलिहान भारत माता हैं, ये पेड़ पौधे जो हमें जीने का सहारा बनते ये भारत माता हैं। इस तरीके से तमाम लोगों ने अपने अपने तरीके से भारत माता की परिभाषा को व्याख्यायित किया। उसके बाद पंडित नेहरू ने क्या कहा था पता है आपको? बहुत सारे लोगों को पता है। उन्होंने कहा कि ये जो सारा अवाम है, ये पूरा जो देश है, इसमें जो रहने वाले लोग हैं, सभी जाति धर्म पंथ मजहब गरीब अमीर जो भी कैटेगरी आप बांटते हैं, ये सब सारे लोग भारत माता हैं। यही भारत माता हैं और कोई भारत माता नहीं है। आप कल्पना कुछ भी कर लीजिए, कोई मूर्ति लगा लीजिए, कोई मंदिर बनवा दीजिए, लेकिन नहीं, भारत माता तो यही लोग हैं। इस देश रूपी मंदिर में रहने वाले लोग ही भारत माता हैं। और तब से ये बात बहुत प्रमुखता के साथ में कही जाती है। आज मंथन में मैं उसी भारत माता का जिक्र करता हूं और उसी भारत माता की पीड़ा को लेकर आया हूं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये दो ऐसे राज्य हैं। अब दो हैं, पहले मध्य प्रदेश का ही हिस्सा छत्तीसगढ़ भी हुआ करता था, एक ही राज्य हुआ करता था मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ के एक सुदूर इलाके में कुछ बालिकाएं पढ़ना चाहती हैं और उन्हें पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है। हायर सेकेंडरी स्कूल है, 10वीं तक 4 टीचर हैं पढ़ाने के लिए, लेकिन 11वीं और 12वीं के लिए एक भी टीचर नहीं। छात्राएं अपना दुखड़ा रोने कलेक्टर के पास गई थी। उन्होंने डीओ शिक्षा अधिकारी के पास भेज दिया। शिक्षा अधिकारी ने झिड़क कर भगा दिया, कहा सबको जेल में डलवा दूंगा। लड़कियां मीडिया के सामने फूट फूट कर रो पड़ी, कहा हम पढ़ना चाहते हैं। वो कहते हैं हम जेल में डलवा देंगे। ये वीडियो पूरे देश में वायरल हो गया। अभी जब मैं कार्यक्रम में आ रहा था तो हमारे सहयोगियों ने कहा कि बहुत दबाव डाला जा रहा है उन लड़कियों पर कि वो अपना बयान बदलें। छात्राओं पर बहुत दबाव डाला जा रहा है। ये है भारत माता का हाल। वो पढ़ना चाहती हैं, आदिवासी लड़कियां हैं, ग्रामीण परिवेश की लड़कियां हैं, वो पढ़ना चाहती हैं, पढ़ाने वाला कोई नहीं। हो सकता है कि नियुक्ति हो, टीचर जा ही ना रहे हो। सरकार की पोल खुल गई, सिस्टम की पोल खुल गई, शिक्षा विभाग की पोल खुल गई। सिर्फ भारत माता के 2-4 आंसू निकले होंगे। भारत माता कौन? वो लड़कियां भारत माता जो पढ़ने के लिए आई, पढ़ने की दरकार कर है, उनको पढ़ने की गुहार कर रही, वही तो भारत माता हैं। हम चाहे जितने नारे लगाते हैं, रहे भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, को होने वाला कुछ इससे? जब तक असली भारत माता, इस देश की जो जनता जनार्दन है, उसकी पूजा नहीं की जाएगी, सरकारें राजनेता सिस्टम अगर उस भारत माता का ख्याल नहीं करेगा, सम्मान नहीं करेगा, तो फिर कैसे काम चलेगा? एक तस्वीर ये है। दूसरी तस्वीर मध्य प्रदेश से है। वहां सालों से सरकारी दफ्तर में एक व्यक्ति चक्कर काटने के बाद, वो व्यक्ति जब काम नहीं हुआ तो उसने सारे जो अपने सब एप्लीकेशन थे, सारी चीज़ें थी, सारे सबूत थे, उसने फ्रस्ट्रेशन दिखाते हुए अपने पूरे शरीर पर बांधे और रेंगता हुआ, जैसे कोई सर्पाकार कोई व्यक्ति रेंगता हुआ वो पहुंचा। और ये मामला है मध्य प्रदेश के नीमच इलाके का। ये व्यक्ति, आप देखिए तस्वीर है, बहुत वायरल हुई सोशल मीडिया में, और ये व्यक्ति सब कुछ अपने शरीर में बांधे हुए इस तरह पहुंचा। 7 सालों तक
इस व्यक्ति की कोई सुनवाई हुई नहीं, और जब सुनवाई नहीं हुई तो फिर इस व्यक्ति ने एक अनोखा अंदाज लगाया और उसने भ्रष्टाचार के इस मामले में गांव के एक सरपंच के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की। ये मामला काफ़ी चर्चित मामला है और लौट कर किए गए इस प्रदर्शन की चर्चा पूरे देश में है। इस विरोध प्रदर्शन के बाद नीमच के जिला कलेक्टर हिमांशु चंद्र ने शिकायत की नई सिरे से जांच के निर्देश दे दिए हैं। मुकेश प्रजापति नाम का यह व्यक्ति सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल है। ये ताकत है सोशल मीडिया के भी। मुझे लगता है मुख्य धारा की मीडिया को होश ही नहीं है कि ये कोई खबर भी है। मुख्य धारा का मीडिया जिस वक्त आज हम भारत माता की बात कर रहे हैं, नीमच के प्रजापति की बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की उन लड़कियों की बात कर रहे हैं जो कह रही कि मेरा 12वां बोर्ड का एग्जाम है, 11वां तो बिना टीचर के पास कर लिया, 12वां कैसे पास कर पाएंगे। उन लड़कियों की पीड़ा आज हम लेकर आए हैं। और देश का मुख्य धारा का मीडिया आप आज देख रहे होंगे तो वो बुलडोजर पर है। अखिलेश ने क्या कहा, योगी ने क्या कहा, राहुल ने क्या कहा, मोदी ने क्या कहा, कहे सुने पर इस देश का मीडिया चल रहा है। मूल मुद्दे मीडिया से भी गायब है। लेकिन सोशल मीडिया इतनी बड़ी ताकत है कि आप उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते। जिस वीडियो का हम जिक्र कर रहे हैं उसमें सड़क पर तमाम माला लटकाए हुए व्यक्ति दिखाई दे रहा है और पैतृक गांव काकरिया के सरपंच के खिलाफ वो इतने दिन से शिकायत कर रहा था, लेकिन कोई कार्रवाई हुई नहीं। अधिकारियों ने अपनी अपनी सफाई दी है, बहुत सारी चीजें हैं उसमें। तो मंथन में आज उसी भारत माता की हम बात करेंगे कि सिस्टम के आगे क्या भारत माता बेबस हो गई हैं क्या? बड़ा सवाल। सिस्टम के आगे भारत माता बेबस, बहुत कठोर शब्दों का हमने इस्तेमाल किया और ये तंज नहीं है, ये पीड़ा है मेरे दिल की। मैं इन दो खबरों को देख रहा था तो मुझे इन दो खबरों में यही साम्यता दिखी कि दोनों में भारत माता है। अब जो लोग दिन रात भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय करते हैं, उनको इनमें भारत माता नहीं दिखी और दिख भी नहीं सकती, क्योंकि उनके अंदर दृष्टि नहीं है। वो पता नहीं किसको भारत माता मानते हैं। एक बड़ी बेहतरीन रिपोर्ट हमारी सहयोगी ने तैयार की है, वंदना ने, उसे देखिए। नाम बड़े और दर्शन छोटे, इस कहावत को तो आपने सुना ही होगा। ये कहावत चरितार्थ होती है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की तस्वीरों को देखकर। हालांकि इसे 2 राज्यों में ही सीमित कर देना सही नहीं होगा, बल्कि पूरे देश के अंदरूनी हालातों की अगर बात करें तो कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है, जहां अधिकारी मलाई खा रहे हैं और ईमानदारी धक्के खा रही है। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर ईमानदारी की है, मजबूरी की है, एक ऐसे शख्स की है जो बीते 7 साल से अधिकारियों के चक्कर काट रहा है, पर सुनवाई के नाम पर सिर्फ एक आश्वासन ही देकर उसे हर बार वापस भेज दिया जाता। मध्य प्रदेश के नीमच में भ्रष्टाचार के खिलाफ मुकेश प्रजापति ने ऐसा अधिकारियों का काला कारनामा उजागर किया जिसे सुनकर सुनने वाले दंग रह गए। हालांकि ये कोई नई बात तो नहीं है कि जब ईमानदारी सड़कों पर रेंग रही हो। मुकेश ने सिर पर चप्पल रखकर न्याय की गुहार लगाई। प्रजापति का आरोप है कि ग्राम पंचायत से जिला स्तर तक अधिकारियों ने साठ-गांठ कर भ्रष्टाचार किया है। उन्होंने कहा कि शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती। हताश
निराश मुकेश ने एमपी सरकार से गुहार लगाई और कहा, मोहन यादव न्याय करो। आप भी सुनिए। सर 2 महीने पहले अपन आए थे, दिनेश जी जैन कलेक्टर थे, तब उन्होंने कहा मैं कार्रवाई करवा दूंगा। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। एसडीएम साहब को जनपद वालों ने रिकॉर्ड तक नहीं दिया, और एसडीएम को रिकॉर्ड चाहिए तो रिकॉर्ड ही तो है मेरे पास। सबसे पहले आप ये बताइए, क्या कुछ मामले रहे हैं आपके? भ्रष्टाचार के, फुल भ्रष्टाचार है नीमच जिले के अंदर, और सबसे ज्यादा है काकरिया तलाई पंचायत में, जो थाना रत्नगढ़ में आती है। इसमें सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। करोड़ों रुपए की जमीन पूर्व सरपंच पुष्पाबाई व उसके पति मेघवाल ने 9 बीघा जमीन बना ली है, और 1 बीघे का पीवर अतिक्रमण है बेगू धामनचा रोड पर काकरिया तलाई में, जिसपे करोड़ों रुपए के वो प्लॉट बेच रहा है, जो पीवर अतिक्रमण है। लेकिन प्रशासन को उसका हफ्ता आता है, इसलिए प्रशासन उसकी जांच नहीं कर रहा है। सारी की सारी कड़ियां लगी हुई है। मैं कह रहा हूँ सारी कड़ी भ्रष्टाचार में लिप्त है, और इसमें मेन गुरु था इनका सबका गुरु प्रसाद सीओ जिला पंचायत, वो इनका गुरु था, और इन्हें फुल भ्रष्टाचार किया। मैं कह रहा हूं गुरु प्रसाद के ऊपर ईडी का छापा पड़ना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी, आप सुन रहे हो मेरी बात? तो गुरु प्रसाद का पूरा रिकॉर्ड निकालिए, ईडी का छापा लगवाइए। इसके 1 अरब से ऊपर का घोटाला इसने 7 साल में नीमच जिले के अंदर करके गया है। 243 पंचायतें हमारे नीमच जिले में है, हर पंचायत में 50 से 60 लाख का घोटाला इसने करके और खुद ट्रांसफर करवा के भग गया है, और यहाँ पे करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार जनता के सिर पे लटके गए। इस मामले को लेकर किस तरीके से जन सुनवाई में आएगी? मैं ये सारे जो एविडेंस हैं ये लेके आया हूँ, और इन पे जांच की गई, झूठी जांच की गई जनपद वालों ने, और ये झूठी रिकॉर्ड बना के लोकायुक्त को भेजा गया। जो सारे प्रमाण आपके सामने है, ये लोकायुक्त का लिखा हुआ, सारे पे सील छप्पे लगे हुए हैं। ये सोहन को मोहन, मोहन को गधा, गधे को डायनासोर, डायनासोर को हाथी बता रहे हैं अधिकारी, और वहां पे मौके पे कलेक्टर या बड़ा अधिकारी कोई आने को तैयार नहीं है। जांचू में भी भ्रष्टाचार, ये चल रहा है काकरिया तलाई पंचायत में। कोई भी कार्रवाई नहीं है भैया, आप बात नहीं मानोगे। एक दिन उसको किसी ने बुला के ये नहीं पूछा कि क्यों पुष्पाबाई मेघवाल आपने कितना भ्रष्टाचार किया। ये सारे मिले हुए हैं। मेरी बात सुनिए, 50 से 60 लाख की मिट्टी बेचना फोफलिया तलाई तालाब से, 10 लाख रुपए शमशान घाट के खा जाना, चुनीलाल के मकान से दशा माता चौक तक कोई सीसी न होना, और अपने बरखेड़ा चौराहे से हाई स्कूल भवन तक कोई नाला निर्माण नहीं होना। यूं ऐसे कर करके 1 करोड़ 27 लाख के लमसम घोटाला काकरिया तलाई पंचायत में है, जो सत्य है। अभी आपसे मेरा नाम मुकेश कुमार मांगीलाल जी प्रजापत, अखिल भारतीय भ्रष्टाचार उन्मूलन व जन कल्याण समिति का जिला अध्यक्ष हूँ मैं। दुर्भाग्य देखिए ये। इस पर एसडीएम डॉक्टर ममता खेड़े ने क्या कहा है, वो भी आपको सुना देते हैं। जावल क्षेत्र में किसी पंचायत में सरपंच साहब की कोई शिकायत है उनकी। ग्रामीण विकास विभाग उसमें पहले भी जांच करा चुका है। अभी उन्होंने आवेदन लिया है, कलेक्टर साहब ने उसको फिर से जांच करने के लिए भेजा है। वो शिकायतों की माला लेकर लोटन यात्रा करते हुए, अब ये दो कोई एक व्यक्ति विशेष की शिकायत है, और वो पंचायत उसमें जांच कर चुकी है, तो पंचायत ग्रामीण विकास के एसीओ साहब को उसमें फिर से जाँच करने के लिए बोला है। वही मामला बढ़ता देख जिलाधिकारी ने भी तत्परता दिखाते हुए नए सिरे से जांच के आदेश दे दिए। शिकायतकर्ता कांकरिया तलाई जो कि जावल ब्लॉक का है, उन्होंने जो शिकायत की है उसमें कुछ शासकीय भूमि का अतिक्रमण एवं कुछ अन्य कार्यों की शिकायत की है जो कि पंचायत द्वारा किए गए हैं। इसमें मेरे द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए जो हमारे एसडीएम हैं और एडिशनल सीईओ है एवं ईआरएस को निर्देश दिया है कि वो कल स्वयं जाके जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, जिसके अनुसार जो भी जांच रिपोर्ट में स्थिति उत्पन्न होगी उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। वहीं एक तस्वीर छत्तीसगढ़ से भी निकलकर सामने आई, जहां स्कूली छात्रा का दर्द छलक कर बाहर आया। दर्द था स्कूल में टीचर न होने का। इसकी शिकायत जब डीओ से की गई तो छात्रा के मुताबिक उसे डांटकर बाहर भगा दिया गया। छात्रा का दर्द था कि जब स्कूल में टीचर ही नहीं तो कैसे पढ़ाई करे, परीक्षा की तैयारी आखिर वो कैसे करे, कौन उसके भविष्य का जिम्मेदार होगा। सुनिए जरा। हम लोग कलेक्टर सर के पास गए थे, तो सर ने ना हम लोगों को डीओ साहब के पास भेजा कि हम लोग 2 दिन में व्यवस्था करते हैं टीचर्स की। लेकिन डीओ सर ने हमसे बदतमीजी से बात की, बोलते हैं ऐसी बहस मत करो, चलो जाओ यहाँ से। क्या ये सब लिखे हो एप्लीकेशन में? कौन सिखाया तुम लोगों को लिखने के लिए?
जिंदगी भर जेल का वो करोगे ना, समझ आ जाएगा, ऐसे वैसे करके बोले हम लोगों को। और हमारा जो क्या मांग रही थी बेटा? शिक्षक 2 साल हो गए, एक भी टीचर्स नहीं है, तो हम लोग टीचर्स की मांग करने के लिए गए थे। कितने टीचर नहीं हो? एक भी 11th-12th पिछले साल से खुला है, लेकिन 11th को जैसे तैसे करके हम लोग पास कर ले, लेकिन 12th हमारा बोर्ड है, बोर्ड हमारा बेस है, तो हम लोग कैसे फाइट करेंगे उसको। तो हम लोग टीचर्स की मांग करने के लिए गए थे, तो वैसे ही बोल दिया डीओ सर। आपके स्कूल का क्या नाम है? कितने बच्चे हैं जिसमें पढ़ाने के लिए एक भी शिक्षक नहीं है? हाँ, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल आलीवारा से है हम लोग। हाँ, पालक हैं, हम लोग आए हैं। हाई स्कूल पहले संचालित हो रहा था, अभी पिछले 2 साल से हायर सेकेंडरी शुरू हुआ है, लेकिन हायर सेकेंडरी के नाम से एक भी शिक्षक नहीं है। और हाई स्कूल के शिक्षक अब 11वीं क्लास को पढ़ा रहे थे, लेकिन अभी कई ठो सब्जेक्ट है इसके बिल्कुल टीचर नहीं है, तो इस पढ़ाई प्रभावित हो रहा है। इसलिए बच्चे लोगों को यहाँ शिक्षक की मांग करने के लिए कलेक्टर साहब के जन दर्शन में आए थे और यहीं आवेदन दिए हैं। क्या बोले वहाँ, उनकी तरफ से क्या बात हुई? कलेक्टर साहब ने 2 दिन का आश्वासन दिया था, 2 दिन में बिल्कुल व्यवस्था कर देंगे, पर डीओ साहब से जाके बात करो करके। तो डीओ साहब के पास बच्चे लोग गए थे, हम भी पालक उनके साथ में गए थे, तो डीओ साहब ने बच्चे लोगों के साथ में गलत तरीके से बात किया है, बच्चे लोग रो रहे हैं। बेसिकली चूँकि बच्चे आए थे और आलीवारा काफ़ी दूर है, तो उनकी सुरक्षा को देखते हुए मेरे द्वारा उनको कहा गया कि अब हमको, उन्होंने तालाबंदी का लिख के दिया था, तो कानून को अपने हाथ में हमको नहीं लेना है। और शिक्षक की समस्या उन्होंने बताई थी, तो एक शिक्षक लंबे अवकाश पे हैं, तो उनके अवकाश को हमने निरस्त किया है और एक विषय के शिक्षक की वो आवश्यकता बताए हैं, तो हमारे पीरियर ग्रुप के माध्यम से वहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्था हम लोग करते हैं। एक और जहां उत्तर प्रदेश के शिक्षक अभ्यर्थी भर्ती के लिए तरस रहे हैं, तो वहीं दूसरा सूबा ऐसा भी है जहां शिक्षक ही नहीं है। ऐसे में शासन, प्रशासन और सत्ताधारी दलों से सख्त सवाल उठते हैं कि ना तो आप शिक्षक ही दे पा रहे हैं और ना ही आप किसी समस्या का निदान ही कर पा रहे हैं। और जो आपके पास शिकायत लेकर जाता भी है तो उसे आप टाल मटोल कर रफा दफा कर देते हो। तो आखिर आप कर क्या रहे हो? स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया। भारत माता की जय बोलिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। यही है भारत माता। बहुत ही अहम मुद्दे हैं दोनों। एक मुद्दा जो छत्तीसगढ़ का है और दूसरा नीमच का। अधिकारी अभी भी उसे एक छोटा सा मुद्दा बता रहे हैं, कह रहे एक पंचायत का मामला है। वो व्यक्ति कह रहा है कि भाई गुरु प्रसाद नाम का जो सीईओ है पंचायत का, जिला परिषद का, जिला पंचायत का, अरबों रुपया लेकर गया है। भ्रष्टाचार का ये आलम है। गांव जिसे हम कह रहे हैं कि डेवलप करना है, आगे जाना, वहां ये आलम है और ये पीड़ा है। ये एजेंडा क्यों नहीं बनता? अगर ये एजेंडा नहीं बनेगा सरकारों का, तो भारत माता ऐसे ही मायूस हो जाएंगे। सिस्टम से भारत माता का जब भी वास्ता पड़ता है तो वो बेबस नजर आती है। और भारत माता कौन? जैसा कि मैंने इस कार्यक्रम में कहा कि भारत माता इस देश के 146 करोड़ लोग हैं, वही है भारत माता। हमारे साथ इस कार्यक्रम में, जो कि बहुत ही गंभीर कार्यक्रम है ये, अवधेश भार्गव मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश को बहुत अच्छी तरह देखने, सुनने, समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, 50 साल से अधिक का अनुभव, हमारे साथ जुड़ गए हैं। भार्गव जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार भार्गव जी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग राजनांदगांव से पुरुषोत्तम तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हैं। पुरुषोत्तम जी, आपका भी स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। भारतीय जनता पार्टी के नेता आलोक सोनी छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और रूपेश दुबे कांग्रेस के प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत
धन्यवाद, बहुत आभार आपका। यशपाल सिंह सिसोदिया जी पूर्व विधायक हैं मंदसौर मध्य प्रदेश से। आप भी जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत। और हमारे सहयोगी राहुल बैरागी नीमच से जुड़े हैं, नीमच के हमारे संवाददाता हैं। राहुल, आपका भी स्वागत। चर्चा की शुरुआत मैं राहुल से ही करना चाहूँगा। राहुल, इतना 7 साल से ये व्यक्ति मुकेश प्रजापति संघर्ष कर रहा, तमाम उदाहरण उसने अनेकों उदाहरण दिए कि इन्होंने पैसा खाया, उन्होंने पैसा खाया। अभी भी एसडीएम हो या अधिकारी हो, अभी भी उसे एक पंचायत का मामला बता के और टरकाने के चक्कर में है। ये आलम है सिस्टम का, तंत्र का। हम लगाते रहे भारत माता की जय, हम धोखे में हैं। हम किस भारत माता की जय लगा रहे हैं? भारत माता तो बेबस है। राहुल बैरागी जी, बताना चाहूंगा, नीमच जिले के जावद विधानसभा का पूरा मामला है, जहां पर पूर्व मंत्री पारस सकलेचा की विधानसभा लगती है। अरे पारस सकलेचा नहीं है, ओम सकलेचा है। ओम सकलेचा जी, सॉरी। 7 साल से मुकेश प्रजापति दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। बद से बदतर हालात, कलेक्टर परिषद से लौटता हुआ शिकायतों के पन्नों की माला पहना, गुहार लगाते बोलने मुकेश प्रजापति जो शख्स है, आपने देखा ही है, हर अधिकारी से, हर कर्मचारी से मुलाकात करी, आवेदन निवेदन करा, लेकिन भाजपा के इस राज्य में अभी तक इसकी शिकायत का कोई अभी तक सॉल्यूशन नहीं निकला। राहुल, ये एक बार ये मसला सिर्फ एक मुकेश प्रजापति का नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि ये तो धांधागर्दी मची हुई है, गांव-गांव, पंचायत, इलाके पूरी तरह ये हालत मची हुई है। और सिर्फ केवल किसी एक राजनीतिक दल को हम कटघरे में खड़ा करके इस समस्या का समाधान नहीं खोज सकते। हमको तो समग्र रूप से जिस भारत माता की जयकारे हम करते हैं उसको हमको सोचना पड़ेगा। क्या इस तरीके के मामले और भी नीमच जिले में, आसपास के जिलों में इस तरीके की चीजें सुनने को मिलती हैं क्या? जी, थोड़े ही दिन पहले की अगर बात की जाए तो ऐसा ही मामला एक मंदसौर जिले से सामने आया था। वहां भी इस तरह से ही प्रताड़ित जो शिकायत करता था, बड़े प्रताड़ित के तहत पे वो भी अलग ही स्टाइल पे वो शिकायत लेकर कलेक्टर ऑफिस गया था। तत्काल उसका भी निराकरण उच्च अधिकारियों ने किया गया था। उसी को देखते हुए मुकेश प्रजापति जो है, ये भी एक 100 शिकायत पेचों का जो माला का जो एक माला बनाकर इसने आगमन करा है कलेक्टर ऑफिस का। और जो उच्च अधिकारी है, उच्च अधिकारियों को उन्होंने इससे अवगत कराया है। अवगत कराते ही जो अधिकारी थे उन्होंने तत्काल प्रभाव से उस टीम को गठित करा है और आज सुबह ही टीम वहां मौके पर पहुंची है और सरपंच सहित सचिव को जांच गठित कर जांच की कार्रवाई की गई है। जी, जांच शुरू हो गई इसका मतलब? जी ठीक है। मैं अवधेश भार्गव जी को लूंगा। 50 सालों से अधिक का अनुभव, IFWJ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, लगातार तीसरी बार अवधेश जी पत्रकारों के नेता भी हैं देश भर के। अवधेश जी, मैं सीधे आपके पास आ रहा हूं। ये 2 जो वाक्य हैं, इसमें मैंने देखने की कोशिश की कि भारत माता बेबस है। नारे लगाइए, उससे कुछ नहीं होने वाला। अवधेश जी। जी देखिए, जहाँ तक भारत माता का सवाल है तो भारत माता किसी एक व्यक्ति की नहीं है, वो आम लोगों की है। और जो ईमानदार भारतीय है उसकी माता है। भारत माता की जय। भगवान को सभी याद करते हैं, ऐसे ही भारत माता को याद करते हैं। जहां तक ये मामला जो प्रकाश में आया है मुकेश प्रजापति का, यशपाल सिसोदिया जी बैठे हैं, बहुत अच्छी छवि है यशपाल जी की और बहुत मेहनती है और क्षेत्र में इनका अच्छा वर्चस्व है। मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ यशपाल सिसोदिया जी को। और इनके क्षेत्र में कामाख्या पीठ में मैं राष्ट्रीय सम्मेलन IFWJ का करवा चुका हूँ पिछले साल। और यशपाल सिसोदिया जी किसी कारण से नहीं आ पाए थे,
अलग बात है। और जावेद क्षेत्र जहां का ये मामला है, वहां से हमारे एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी। जी जी और सुंदरलाल पटवारी का क्षेत्र भी वहीं से लगा हुआ है, राहुल, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। जी 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 जी। तो कुल मिलाकर के 7 सालों से शिकायत करना। अच्छा, नीमच में अभी मध्य प्रदेश में राजस्व पखवाड़ा या राजस्व माह चल रहा है। जी भाजपा के जो नेता यहाँ बैठे हैं, या हमारे आदरणीय सिसोदिया जी, आप देखें आज की रिपोर्ट है कि 48% आज की तारीख में राजस्व मामले निपटे हैं, जबकि मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने कहा है कि किसानों को परेशानी नहीं हो, नामांतरण और परमिशन जो भी है उनकी, उसका निराकरण हो जाए। लेकिन 48% यानी कि पूरे महीने में निपटना कौन सी बड़ी बात है, बताइए आप। तो मुकेश प्रजापति ने एक पूर्व सरपंच की शिकायत की है। अकेले वो पूर्व सरपंच की शिकायत नहीं, ये पूरा काकस है। जिला पंचायत अधिकारी से लेकर के, बीएमओ से लेकर के, कलेक्टर से लेकर के, और इवन जो उज्जैन कमिश्नरी लगती है, सब तक उसकी शिकायतें गई हैं। उसके बाद जब उसको नहीं सुना गया तो मजबूरी में वो घिसटते हुए शिकायतों के पन्ने की फोटोकॉपी लेकर के वहां पहुंचा, जिससे लोगों का ध्यान आकर्षित हो। और आज ये ध्यान आकर्षित हुआ और लगभग देश के सारे चैनल इस मामले को हाईलाइट कर रहे हैं। आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, जहां लॉटरी खुली है, यानी लॉटरी से मुख्यमंत्री बना है, सिसोदिया जी माफ कीजिएगा, लॉटरी से मुख्यमंत्री बना है, तो जिसकी लॉटरी खुल जाए वो तो अपने मस्त रहेगा। आप बताइए, इनके यहाँ एक शाखा है, आर्थिक अपराध शाखा, EOW। आज तक गठन के बाद से पिछले 10 सालों में पहले तो 2-4 को सजाएं हुई हैं, एक भी प्रकरण न्यायालय में पेश नहीं किया है, और भारी भरकम मामला है। और अभी और जिलों में भी कार्यालय खोले जा रहे हैं, लोकायुक्त के भी और उसके भी। ये पकड़ते किसको हैं? पटवारी को। पकड़ते किसको हैं? टीचर को। तो कुल मिला करके जहां भ्रष्टाचार का बोलबाला हो और इस तरीके से कार्रवाइयां की जाए, वहां आम आदमी को न्याय मिलना तो बहुत मुश्किल काम है। और नीमच तो ओपियम बेल्ट है जी, अफीम की खेती होती है वहां। जी, तो सारा लोगों का ध्यान अफीम पर, सरकारी कर्मचारियों का ध्यान राजस्व पर, पुलिस कर्मचारी और आबकारी कर्मचारियों का ध्यान ऊपरी कमाई पर रहता है। अभी नीमच में एक मामला हो रहा था, वो पॉक्सो एक्ट का। तो नीमच इतना शांत शहर था। नीमच से एक मुख्यमंत्री मध्य भारत प्रांत के भी हुए हैं, सेठी जी। जी गुलाब चंद सेठी नाम था उनका। जी नहीं सर, ऐसा प्रकाश चंद सेठी सर। प्रकाश सर प्रकाश चंद सेठी। प्रकाश चंद सर पीसी सेठी सर पीसी सेठी नहीं सर, गुलाब चंद सेठी। पीसी सेठी तो नहीं, अपने इंदौर और उज्जैन। गुलाब चंद सेठी जब ये मध्य प्रांत था, जब मध्य प्रदेश नहीं बना था। ओके हाँ, मध्य प्रांत नहीं बना था, तब की बात कर रहा हूँ। तो ऐसा नीमच, और नीमच राजस्थान से लगा हुआ इलाका है, बगल में चित्तौड़गढ़ है, यानी चित्तौड़गढ़ की धरती जो वीर उगलती थी, वो नीमच में आज भ्रष्टाचारियों को पनाह दे रही है। और नीमच से तो मैं बहुत अच्छी तरह परिचित हूँ, जहाँ तक राहुल को भी मालूम है, क्योंकि बाबू तखतमल जी थे सर नाम उनका। जी क्योंकि नीमच, मेरा छोटा भाई जब उज्जैन कमिश्नर था तो उसके अंडर में नीमच आता था। नीमच के मैंने कई दौरे किए। तो कुल मिला करके आदमी जब मजबूर हो जाएगा, उसकी आवाज नहीं सुनी जाएगी। और मामूली सी बातें हैं, आप देखिए सरपंच को क्या पावर है, ज्यादा से ज्यादा सड़क बनवा देगा, खरंजे बनवा देगा, पंचायत भवन बनवा देगा। ऐसे मामलों में 1.5 करोड़ का घोटाला, ध्यान जाना चाहिए, लेकिन उस पर ध्यान नहीं जा रहा है। तो आज अगर मुकेश प्रजापति ने अपनी आवाज उठाई है तो इसलिए नहीं, यानी कहा जाता है कि भगवान को भी खुश करने के लिए जोर से घंटा बजाया जाता है, तब भगवान जागता है और सुनता है जी। लेकिन भगवान को खुश करने के लिए साथ में रिश्वत भी चढ़ाई जाती है, प्रसाद चढ़ाना पड़ता है। मुकेश प्रजापति के पास प्रसाद चढ़ाने के लिए कुछ नहीं, इसलिए 7 साल से भटकता है। बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है कुल मिलाकर कि अगर इतना बड़ा घोटाला अगर अधिकारियों को नज़र में नहीं भी कि भाई 1-2 करोड़ रुपए का घोटाला नहीं भी है,
तो कम से कम ये अगर मल्टीप्लाई करें 1-1 करोड़ 1.5 करोड़ की एक पंचायत में, तो मुझे लगता है हजारों करोड़ का घोटाला है। बहुत बड़ा अमाउंट, एक बहुत बड़ा साइज घोटाले का हो जाएगा। लेकिन फुर्सत किसे है? अभी कहा ना भार्गव जी ने, ये सब अफीम के फेर में फंसे हुए हैं। एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक से लौट आए हैं, सीधे रुख करेंगे मंदसौर के पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया की तरफ। सिसोदिया जी, अभी इस पूरे नीमच वाले प्रकरण को लेकर ठीक है, ये एक पंचायत का मसला हो सकता है, लेकिन जिस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं वो तो पूरे स्टेट में हो सकती हैं और लगातार इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। लेकिन ये एक सैंपल साइज है, शिकायतें दम तोड़ देती हैं, पैसों के दम पर तमाम चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। जब इस तरीके का कोई व्यक्ति सिरफिरा, हम कहेंगे इस व्यक्ति को कि सिरफिरा शिकायत करता जब सामने आता है, तब शायद थोड़ी बहुत कार्रवाई हो जाए। इन सब इस तरह की चीज़ें जो पनप गई हैं, इनके लिए जिम्मेदार कौन है सिसोदिया जी? दुर्गेंद्र जी, मैं पहली बार आपके इस जूम में बैठा हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का मैं प्रदेश का प्रवक्ता भी हूं जी। आपका विषय गंभीर है जी, और इस गंभीरता को देखते हुए मैंने आज उज्जैन से मैं लौट करके आया था, उसके बावजूद भी मैंने हाँ करी, क्योंकि आपने जिस मुद्दे को उठाया है जी, वो एक गरीब व्यक्ति की गुहार है जी। मैं ये कहना चाहूंगा चौहान साहब आपसे कि मौजूदा कलेक्टर श्री हिमांशु इंदौर और नीमच, उनको आए अभी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है और आते ही मंगलवार की जन सुनवाई में 3 तारीख को यह मसला मुकेश प्रजापति जो लंबे समय से कह रहे हैं कि लगातार 7 साल से मैं परेशान हो रहा था, और वर्तमान मौजूदा कलेक्टर ने 3 तारीख को उसकी बात सुन करके 3 वरिष्ठ अधिकारियों को निष्पक्ष जांच के लिए डेप्यूट किया। अधिकारी भी अनुविभागीय अधिकारी के स्तर के हैं। नंबर 1 एसडीएम राजस्व, नंबर 2 है जिला पंचायत के अतिरिक्त सीईओ नीमच, और तीसरा है कार्यपालन यंत्री एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ग्रामीण यांत्रिकी विभाग आरईएस। चौहान साहब, तीनों अधिकारी एक दिन बाद, मतलब आज 4 तारीख को गांव कांकरिया तलई पहुंच गए हैं। आज दिन भर उन्होंने तथ्यों को, तर्कों को सुना है, समझा है, लोगों से चर्चाएं कर रहे हैं, पंचायत का रिकॉर्ड खंगाल रहे हैं, और मुझे लगता है कल तक दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और मैं आपकी जब रिपोर्ट पूरी ध्यान से सुन रहा था, उसमें मुकेश का एक वक्तव्य और एसडीएम ममता खेड़े का एक स्टेटमेंट मैंने सुना, मेरे सारे साथियों ने सुना होगा। स्वयं आपत्तिकर्ता मुकेश प्रजापति कह रहा है जांच तो जनपद ने की थी लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं आया है। देखिए, इसका यह मतलब है कि शिकायत को गंभीरता से सुना गया है। जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत से रिलेटेड जनपद पंचायत ही शिकायतों को सुनता है, और स्वयं मुकेश कह रहा है तो जांच तो की, अब परिणाम उसके पक्ष में नहीं आया, यह अलग विषय हो सकता है। स्वयं डॉक्टर ममता खेड़े एसडीएम ने अभी आपको बाइट दी है, आपने सुनी है, और उन्होंने भी स्वीकार किया है कि फिर से जांच की जा रही है, मतलब जांच पर जांच हो रही है। हिमांशु कलेक्टर की पारदर्शिता और प्रामाणिकता को मैं इस बात को लेकर के थैंक्स देना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूं दुर्गेंद्र जी, कल यदि जांच की रिपोर्ट आ जाए तो तमाम चैनल वालों को जिन्होंने परिदृश्य दिखाए हैं उसको पुनः दिखाना चाहिए, क्योंकि एक पक्षी बात नहीं आना चाहिए। जांच यदि गठित होती है तो दूध का दूध और पानी का पानी होता है। और आपके संवाददाता राहुल बैरागी जी ने जो टिप्पणी मंदसौर के लिए की है, मैं मंदसौर जिला मुख्यालय पे 3 बार का विधायक रहा हूं, चौथी बार में टिकट प्राप्त करके लूज हो गया, अलग बात है। लेकिन जिस व्यक्ति की आपके राहुल बैरागी जी बात कर रहे हैं, वो इसी प्रकार से लौटते मंगलवार की जन सुनवाई गए थे। तत्कालीन कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव जी ने उनकी सुनी, और सुन करके जब नतीजा निकला और कलेक्टर दिलीप यादव ने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि वह शिकायतकर्ता पाटीदार, जमीन बेच दी गई थी, नामांतरण हो गया था, कब्जा जमीन पर वे लेने नहीं दे रहे थे, और जिसने क्रय की है जमीन, जिसने खरीदी
उसको भूमाफिया करार दे रहे थे। अब लोटन यात्रा से और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पर और सोशल मीडिया पर वो वायरल हुआ तो सबको ध्यान आ गया। इसी प्रकार से मुकेश प्रजापति का भी तमाम आवेदन, और अगर आप इन आवेदनों का कैलकुलेशन करेंगे तो चौहान जी, हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में हर मंगलवार को जन सुनवाई होती है। 1 महीने में 4, 1 साल में 48, अगर 5 साल भी गिन लें तो 5 साल तक लगातार भी अगर आवेदन दिए होंगे। और मैं ये भी देख रहा था उसका मुकेश का जो बाइट थी, मुकेश का जो तरीका था आवेदनों की माला को लेकर के, अब उसमें कितने आवेदन तथ्यपूर्ण हैं, कितने मजबूत हैं, क्या वे आवेदन, और आवेदन यदि उन्होंने दिए होंगे तो आरटीई के अंतर्गत, क्या उनको सूचना के अधिकार के अंतर्गत रिकॉर्ड प्राप्त हुआ था, आवेदन पर आवेदन अगर उन्होंने दिए किस स्तर के थे, क्या उनकी प्रामाणिकता है, ये सब भी काउंट करेगा। इसलिए करप्शन को लेकर के अगर मुकेश प्रजापति ने कोई आवाज उठाई है तो प्रशासन का भी दायित्व बनता है कि वे दूध का दूध। सिसोदिया जी, हमने तो एक सैंपल दिखाया है, एक सैंपल है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार कोई भ्रष्ट है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि इस तरीके का एक सैंपल हमारे सामने आया है और इस तरीके के मामले दफन हो जाते हैं बहुत सारे, इसमें कहीं कोई संदेह है नहीं। ये आप भी बहुत पुराने नेता हैं, 3 बार के एमएलए हैं, तो मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आपसे रोज इस तरीके के लोग मिलते होंगे, तमाम इस तरीके की भी शिकायतें आती होंगी कि भाई बहुत किसी दुश्मनी में शिकायत कर दी गई। लेकिन जब इस तरीके के मामले होते कि भाई 7 साल, 8 साल, 9 साल, अब जैसे छत्तीसगढ़ का मामला, हम उसको भी हमने शामिल किया है इस विषय में कि भाई वो लड़की आई, जिला शिक्षा अधिकारी ने उसको दौड़ा दिया कि भाई जाओ बंद करा देंगे जेल में। अब अभी लगातार जब मैं इस चर्चा में आ रहा था तो मेरे पास खबर आ रही थी कि भाई लड़की की बाइट भिजवा दी है, लड़की ने कहा मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, दबाव डाल के लड़की से कहलवा दिया। इस तरह की चीजें होती हैं। आप भी पुराने नेता हो, हम भी बहुत पुराने पत्रकार हैं, और अवधेश जी हम सबसे बड़े पुराने हैं, होती हैं सिसोदिया जी। नहीं, मैं इनकार क्या कर रहा हूं। मेरा कहना कि जिस तरीके के कारण से ये प्रचारित हो गया है तो तथ्यों को और तर्कों को भी तो दुर्गेंद्र जी देखना पड़ेगा चौहान साहब। बिल्कुल देखना पड़ेगा, जांच एजेंसियां देख रही हैं, भ्रष्टाचार का पक्ष नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर कलेक्टर 24 दिन में काकरिया तलई जैसे गांव में जाकर के व्यक्तिगत रूप से उन अधिकारियों को 1-to-1 कर रहे हैं, रिकॉर्ड खंगाल रहे हैं, तो कह रहा हूं उस कलेक्टर को धन्यवाद। मैं के न्यूज के इस चैनल के मंच से मैं उन्हें धन्यवाद दे रहा हूं कि कम से कम 7 साल से जो दौड़ रहा था किसी ने नहीं सुना, हिमांशु ने सुन लिया। बड़ी बात है। ऐसा मैंने आपकी उसकी बाइट भी सुनी है। 2 महीने पहले उन्होंने तत्कालीन कलेक्टर दिनेश जैन को आवेदन दिया। 5 बरस से 7 बरस से किस आशय के, किस प्रकार के आवेदन दे रहा था, एक अलग विषय हो सकता है, मैं आपकी बात से इनकार नहीं कर रहा हूं। लेकिन जिस तरीके के साथ वो कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, विषय चर्चा में आ गया, और अब चूंकि चर्चा में आ गया और राष्ट्रीय स्तर पर यह समाचार प्रकाशित हुआ है, खूब प्रकाशित हुआ है, तो चौहान साहब कल जब यदि रिपोर्ट आएगी तो देखते हैं रिपोर्ट क्या आती है। मैं चलाऊंगा, आप मुझे बताइएगा। अब तो मेरा काम नहीं है, कलेक्टर दूध का दूध और पानी का पानी करेगा, करना भी चाहिए। जब वो पब्लिक डोमेन में आ जाएगी तो फिर आपका काम, मेरा काम, सबका हो जाएगा। पब्लिक डोमेन में आ जाएगी तो चल जाएगी। चौहान साहब, एक व्यक्ति ने, एक आवेदक ने जन सुनवाई में अगर तर्कों के साथ, तथ्यों के साथ, प्रमाण के साथ अगर कोई बात करी है, प्रशासन का भी दायित्व बनता है कि वो दूध का दूध और पानी का पानी। ठीक बात है, ठीक बात। मैं कांग्रेस के मित्र को ले लेता हूं। कांग्रेस के नेता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, रूपेश दुबे छत्तीसगढ़ से। रूपेश जी, एक तो इस पर आपकी टिप्पणी की भाई ये कह रहे हैं कि सिसोदिया जी कह रहे हैं कि सारी चीज़ें नहीं है, और सिसोदिया जी ने पूरा अन्वेषण किया कि भाई ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। उन्होंने अपना तर्क रखा और उन्होंने कहा कि भाई ये एक्सेलरेट नहीं किया जाना चाहिए इस तरह की चीज़ों को, भ्रष्टाचार की हिमायती सरकार है नहीं। जी, सभी पैनलिस्टों को नमस्कार। जिस प्रकार से भाजपा के राज में पंचायती राज व्यवस्था का गला घोटा जाता है, उसी परिणति में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा भाजपा के लोग देते हैं, वो छत्तीसगढ़ में और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के विधानसभा क्षेत्र में कितना शर्मसार हुआ है, ये पूरे देश की जनता ने देखा है। लगातार शिक्षा व्यवस्था पर प्रयोग करने की बातें करते हैं। पूरा शिक्षा वर्ग, शिक्षक संप्रदाय युक्तियुक्तिकरण के नाम पर आंदोलनरत थे।
जिस प्रकार से बच्ची ने रोते बिलखते हुए अपने समाचार पत्र दी समाचारों में अपनी बातें कही, जन दर्शन में कलेक्टर महोदय के समक्ष जब हमारी बच्चियां बेटियां जाती हैं तो कलेक्टर महोदय बड़े उनको सम्मान से बोलते हैं जिला शिक्षा अधिकारी से मिल लीजिए। जिला शिक्षा अधिकारी के पास जाते ही जिस प्रकार से प्रशासनिक आतंकवाद का प्रमाण जिला शिक्षा अधिकारी ने दिया, और उसके बाद जब मामला जब समाचार में आता है, वीडियो वायरल होता है, उसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी दौड़ते दौड़ते शाम को आलीवाला पहुंचते हैं और उसके बाद दूसरे दिन जाकर के फिर उस पर लीपापोती करने का काम किया जाता है और दबाव डाल करके फिर से उन्हें, और ये और तो और जिला शिक्षा अधिकारी का खेद व्यक्त करना, उनके अपराध को किसी भी परिस्थिति में क्षमा नहीं किया जा सकता। शिक्षक और छात्र छात्राओं के बीच बहुत मधुर संबंध होता है। शिक्षा में ऐसी व्यवस्था होती है कि दोनों के बीच में सामंजस्य होना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से बच्चों की मांग रुपेश जी, मैं तो ये सवाल अलग ही उठा रहा हूं कि भाई वो पढ़ना चाहती हैं और हम पढ़ने की व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं और कह रहे भारत माता की जय, भारत माता की जय। अरे यही तो भारत माता हैं जो कह रहे मुझे पढ़ाओ, यही तो भारत माता हैं जो कह रहे हमें न्याय दो, भ्रष्टाचार मिटाओ। और कौन सी भारत माता? रुपेश, यही तो दुर्भाग्य है। छत्तीसगढ़ में 9 माह में भाजपा की सरकार होने के बाद भारत माता जो हमारी बच्चियां हैं, उनके जो शिक्षा के लिए साइंस विषय, विज्ञान संकाय में शिक्षकों का न होना और उसके बाद जा करके मांगे की जा रही हैं, तो इस प्रकार से धमकी देना कि जेल चले जाओगे, ये कहां तक उचित है? उसके बाद सरकार पूरी तरह से 5 बरस तक भूपेश जी रहे हैं, आपके संज्ञान में नहीं आया? 5 बरस की बात नहीं है सिसोदिया जी, 5 बरस की बात नहीं है, 5 बरस की बात नहीं है। इस प्रकार के जब से मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि आज शिक्षा मंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी हैं, और उसके बाद कम से कम जन दर्शन में हमने देखा है जन दर्शन में बच्चों के सामने मूल मुद्दे को, मतलब कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे में करके निपटा दो, मूल मुद्दा ही गायब कर दो। भारत माता की जय के जो शोर है उसमें मुद्दा ही दब जाए। कांग्रेस से उस पर आरोप लगाएगी, बीजेपी उस पर आरोप लगा, निपट गया मामला। भाई गजब है, वाह वाह, क्या राजनीति कर रहे हैं आप लोग। योग है। यदि देखिए, कलेक्टर महोदय ने कहा था कि 2 दिन में व्यवस्था हो जाएगी, उसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी का यह कहना कि जेल भेज देंगे। कैसे हिम्मत पड़ी, कैसे हिम्मत पड़ी? मैं रोक रहा हूं रुपेश दुबे, मैं रोक रहा हूं आपको। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता को जोड़ रहा हूं जो छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये बताइए कि भाई आलोक सोनी जी कैसे साहस हुआ, कैसे हिम्मत पड़ी जिला शिक्षा अधिकारी की कि वो छोटी बच्चियों को जेल भिजवा देगा? कैसे हिम्मत पड़ी? कौन सी सरकार चला रहे हैं आप वहां पर? छोटी बच्ची का बयान था, उसके पीछे क्या राजनीतिक षड्यंत्र है, क्या कहानी बनी जा रही? यहाँ जो छत्तीसगढ़ की परिस्थितियां जो बनी हुई हैं, लगातार सरकार को डिस्टर्ब करने का और छत्तीसगढ़ में अशांति फैलाने का काम कांग्रेस की सरकार कर रही है। बहुत सी घटनाएं लगातार हो रही है, ऐसी घटनाओं में जो कांग्रेस की संलिप्तता है वो भी शामिल हो यहाँ पर नजर भी आ रही है। और ऐसा नहीं है, आज मैंने रुपेश जी को सुना, कांग्रेस के लोग अगर उसको लेकर भी चले गए तो कौन सा गुनाह किया? राजनीति माला जपने के लिए नहीं होती, जन कल्याण के लिए होती, षड्यंत्र नहीं। उनको तो खुलकर आना चाहिए आपके खिलाफ, इन बच्चियों के साथ में खड़े होना चाहिए कांग्रेसियों को। मैं तो उन्हें ललकार रहा हूं कि आइए इन बच्चियों के साथ खड़े हुई। बिल्कुल, अगर कहीं पर मैं गलत है या कोई दोषी है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, इसमें कोई दुमत वाली बात नहीं है। लेकिन कांग्रेस उंगली उठा रही भारतीय जनता पार्टी। अब ये बताओ उन स्कूलों में टीचर हैं कि नहीं है? लड़कियां झूठ बोल रही थी कि सच बोल रही थी? कक्षा 11-12 में टीचर हैं क्या? उसके बाद वो झूठ बोल रही थी। अगर वो ऐसा कर रही हैं तो लड़कियां कहीं ना कहीं उनको उकसाया गया है, लेकिन अगर टीचर नहीं है तो क्या गलत कर रही भाई? काय के लिए टीचर उपलब्ध नहीं है, वो अभी शुरू हुआ है वहां पर में, और जो डीओ गए हैं हो सकता है कि तो आप शुरू ही क्यों कर रहे हैं? शिक्षक है नहीं, देश भर का ठेका लिए हुए मेडिकल कॉलेज खोल देंगे, इलाज की व्यवस्था नहीं, पढ़ाई की व्यवस्था नहीं, स्कूल खोल देंगे, टीचर नहीं। खाली आंकड़ों में दिखाइए कि भाई मैंने तो कांग्रेसियों से ज्यादा स्कूल खोल दिए। ये आंकड़े दिखाने के लिए क्यों बर्बाद कर रहे हैं शिक्षा को भाई? ऐसा नहीं है। आप जब तक पूरे मामले की जानकारी सामने नहीं आती है
तब तक उस पर कोई बयानबाजी नहीं की। ठीक है, तो चुप भी वर्तमान नहीं में बैठा रह अगर सकते हैं आलोक सोनी, चुप भी नहीं बैठा जा सकता है। हमारे साथ पुरुषोत्तम जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, लगातार जुड़े हुए हैं। पुरुषोत्तम जी, एक तो ये छत्तीसगढ़ का जो मसला, मैं तो हैरान रह गया कि एक बच्ची कह रही कि मुझे पढ़ना है, मेरा बोर्ड है, मेरी आंखों में आंसू आ गया। मैंने कहा गजब है, मुझे लगा कि ये तो गजब ही हो गया भाई, और ये सब कह रहे राजनीतिक प्रेरित है। अरे होना चाहिए, राजनीतिक दलों को आना चाहिए उसके साथ में। पुरुषोत्तम जी अनम्यूट करिए। पुरुषोत्तम जी आपकी आवाज मिल नहीं रही, अनम्यूट करिए कृपया। ये कि दलेश्वर साहू जो विधायक है डोंगर गांव के, ये उनका खुद का गांव है, ये पैतृक गांव है ये। उसके बाद अगर बच्चों को जिला मुख्यालय तक आना पड़ता है तो ये तो अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। कांग्रेस के विधायक तीसरी बार विधायक बन के आए हो दलेश्वर साहू जी, उनका गांव है ये। खैर उसको अपन पॉलिटिक्स से अगर दूर हट के सोचे अपन, तो मेरा मतलब ये है कि जो असल में प्रिंसिपल जो होते हैं, टीचिंग स्टाफ होते हैं, ये इनको डेमो बना दिया जाता है और इनको केवल क्या है, शुरू से बच्चों को डांटने की आदत रहती है, एक हैबिट हो जाती है 20 साल की 25 साल की नौकरी के अंदर। तो ये शायद यहाँ पर उन्होंने अपने आप को, यहाँ पर जो उनसे बच्चों से व्यवहार करते वक्त एक टीचर और बच्चों को भी स्कूल क्लासरूम में होता है, वो व्यवहार कर दिया। गलत व्यवहार है बहुत ये। दूसरा एक मेरा ये है कि प्रिंसिपल बनाने के पहले भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो अधिकारियों की जो एक ट्रेनिंग होती है यहाँ पर प्रशासनिक भवन के अंदर, रायपुर के अंदर, उनको बगैर ट्रेनिंग तो प्रिंसिपल डीओ का पोस्ट दिया जाना ही नहीं चाहिए। उनको ट्रेनिंग जरूरी होना चाहिए। मैं इस पर भी नहीं जा रहा हूं, मैं पुरुषोत्तम जी मैं नहीं जा रहा हूं। ठीक है, शिक्षक ने डांट दिया होगा, मैं गलत व्यवहार पर डिबेट नहीं कर रहा हूं, मैं समस्या पर डिबेट कर रहा हूं। मैं नीमच के भ्रष्टाचार पूरे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में देख रहा हूं। मैं इस घटना को, शिक्षकों की कमी को मैं पूरे छत्तीसगढ़ में देख रहा हूं। मैं इसलिए चर्चा लेकर आया हूं। लड़कियों को अगर गुरुजी ने डांट दिया, मैं उसको एक किनारे रख देता हूं। क्या टीचर नहीं है क्या? टीचरों की समस्या नहीं है क्या? समस्या है पूरी की पूरी, और इसी के आड़ पे पूरा भ्रष्टाचार किया जाता है, पूरा अतिशेष। या किसी स्कूल में जहाँ पर 2 मास्टर रहना चाहिए, वहां पर 5-5। राजनांदगांव के अंदर एक उर्दू स्कूल है जहाँ कोई, जहाँ दर्ज संख्या भी नहीं है बच्चों की, वहां पर स्कूल 3 स्टाफ की संख्या है, वहां पे एक भी दर्ज संख्या नहीं है बच्चों की। एक ऐसे स्कूल है जहाँ 19 बच्चे हैं, शहर के अंदर है, वहां पर 6 स्टाफ है। तो ये तो भ्रष्टाचार का ये नेतागिरी बहुत ज्यादा हावी है इसके अंदर। तो पुरुषोत्तम जी, राजनीतिक हावी है। भूपेश बघेल इसको ठीक करने आएंगे कि विष्णुदेव साय ठीक करेंगे? किसकी जिम्मेदारी है भाई? कि रोते रहेंगे कि भूपेश बघेल बिगाड़ गए, भूपेश बघेल बिगाड़ गए, रोते रहेंगे 10 साल तक? इस समस्या को कोई भी मतलब हल नहीं कर सकता। ये भ्रष्टाचार का एक बहुत ऐसा प्रमुख जरिया बन चुका है जो हर कोई चाहेगा कि ये जो है होने का अंडा देने वाला। तो इन सरकारों को कह देना चाहिए कि हाथ जोड़ना चाहिए जनता से कि मुझे क्षमा करो, मैं कुछ नहीं कर सकता आपके लिए, केवल वोट मांग सकता हूं आपसे, बस इतना ही मांगना करना चाहिए, चाहे जिसकी सरकार हो, कांग्रेस की या बीजेपी की। ये हालांकि ये गवर्नमेंट बहुत सही कर रही है, और अब पुरानी सरकार तो बहुत इस मामले में बहुत गलत थी शिक्षा के क्षेत्र के अंदर। अभी आत्मानंद स्कूल जो भूपेश बघेल ने खोला है, वो अच्छी स्कीम थी, जो ये बीजेपी गवर्नमेंट आई है उसको आगे बढ़ा रही है, उसको कोई रोक टोक नहीं कर रही है उसके अंदर। तो अच्छी कोई स्कीम है तो उसको तो ये सरकार जो विष्णुदेव साय की सरकार है, ये उसको प्रमोट कर रही है और अच्छे से प्रमोट कर रही है आत्मानंद स्कूलों को, और एलिवेट कर रही है। उसमें और सुविधा कैसे हो सकती है उसको, वो कोई बदले की भावना से काम नहीं कर रही है। नाम बदलने वाले होंगे अभी थोड़ी देर में, चिंता मत करो आप, नाम बदल जाएगा, इसका कुछ और हो जाएगा थोड़ी देर में, लेबल लगाते ज्यादा। देखिए नाम बदल जाए, काम नहीं बदलना चाहिए। शिक्षा का स्तर है जो सिस्टम है वो तो चेंज नहीं होगा, वो तो वही रहेगा। ठीक है, मैं अवधेश जी को मैं चर्चा में लेता हूं पुनः। अवधेश जी, अब ये 2 मामले, एक पर आपने अपने विस्तार से विचार रख के नीमच वाले मामले पर, शिक्षा एक बहुत बड़ा इशू है, और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ही था, आपको जमाना हो गया पत्रकारिता करते हुए वहां पर। आप मैं तो हैरान रह गया बिल्कुल, मैं क्या कहूं, मैं ये वीडियो देखकर कि भाई एक लड़की रो रही कि मुझे टीचर नहीं है, मेरी बोर्ड की परीक्षा है, मैं कैसे पढ़ूंगी, और वो कह रहे भाग जाओ यहाँ से, किसने तुम्हें भेजा, बंद करा देंगे। गजब है भाई। मैं तो इसको भी अलग रख देता हूं, मैं ये जो शिक्षा अधिकारी हैं उनके व्यवहार को भी किनारे रख देता हूं। मैं तो समस्या पे आ रहा हूं
कि भाई आपने स्कूल खोल दिया किस बात के लिए, अगर टीचर नहीं दे सकते हो। मेडिकल कॉलेज खोल दिया, अगर वहां इलाज नहीं हो रहा तो किस बात का मेडिकल कॉलेज? केवल लंबी चौड़ी लिस्ट बनाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताओ कि इतने मेडिकल कॉलेज, इतने स्कूल, इतना ये, इसके लिए केवल कोई सरकार हो, मैं कह रहा हूं भूपेश बघेल ने क्यों ना खोला हो, कोई सरकार हो। देखिए मैं आलोक सोनी जी से और रूपेश दुबे जी से, दोनों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि ये नौनिहालों का मामला है राजनीतिगत, इसमें हमें राजनीतिक चश्मे से नहीं सामाजिक चश्मे से देखना चाहिए। अगर वो लड़की कह रही है, वो विद्यार्थी कह रही है, हमको ये हमको मान के चलना चाहिए कि वहां ऐसा हो रहा है। अब इसमें ये जो हो रहा है ये बिना राजनीतिक हस्तक्षेप के नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे सिफारसी टीचर, सत्तारूढ़ पार्टी के करीबी शिक्षक अपनी पोस्टिंग वहां करा लेते हैं। मैं तो मध्य प्रदेश की बात करूं कि शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री थे तो उस समय ऐसे स्कूल खुल गए थे जिनमें 5 छात्र नहीं है और 8-10 टीचर हैं। उन स्कूलों को बंद किया गया, उनको जाना ही नहीं था, उनको जाना ही नहीं है वहां। हाँ, स्कूल जाने, घर बैठ के तनख्वाह लेनी है, नहीं हो रहा है। तो कुल मिला, जबकि अभियान चलता है जुलाई में छत्तीसगढ़ में भी और मध्य प्रदेश में अभियान चलता है, स्कूल चले हम जी। घरों से ये नियम है कि टीचर जाएंगे, घर घर से विद्यार्थियों को लेंगे और उनको एडमिशन कराएंगे, और इतनी सुविधा दी जाती है, उनको साइकिल दिया जाता है, हायर सेकेंडरी में जो अच्छे पोजीशन के पास हो तो उनको लैपटॉप दिया जाता है, मध्याह्न भोजन दिया जाता है, और वो सब होता है। ये खर्चे बराबर चल रहे हैं, ये खर्चे बराबर डाले जा रहे हैं, लेकिन शिक्षक नहीं है। और जहां शिक्षक है, अभी मध्य प्रदेश में भी ऐसा हुआ, जहां शिक्षक हैं वहां विद्यार्थी नहीं है। अब उन शिक्षकों को वहां से हटा करके दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। तो आलोक जी और रूपेश जी, आप दोनों जिम्मेदार दल के नेता हैं। कांग्रेस ने भी बहुत वर्षों तक शासन किया है, अभी पिछली सरकार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की थी। तो आपको भी सोचना चाहिए कि अगर ये व्यवस्था नहीं है तो इसमें राजनीति नहीं, दोनों को मिल करके। और रहा ये कि वहां अगर टीचर नहीं है तो तत्काल टीचर की व्यवस्था होना चाहिए, और अगर टीचर है वो नहीं पहुंच रहा है तो उसको निलंबित किया जाना चाहिए। उसमें कोई भाई भतीजा बात नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये नौनिहालों का मामला है। हम कैसा भविष्य देश का निर्माण कर रहे हैं, यही लोग देश के भविष्य हैं। तो आपका, लेकिन उस स्कूल की जांच करा लीजिएगा, मध्याह्न भोजन का खर्च भी पड़ रहा होगा, यूनिफॉर्म भी मिल रही होगी, बराबर सब जा रहा होगा, लेकिन अध्यापक नहीं। रहा ये सिसोदिया जी बैठे हुए हैं, मैं सिसोदिया जी का ध्यान थोड़ा इस ओर खींचना चाहता हूं कि पिछली सरकार में, दुर्गेन जी, हमारे मध्य प्रदेश में पिछली सरकार में शिवराज जी ने प्रोमोटी आईएएस पर भरोसा किया था। हर जिले में कलेक्टर प्रोमोटी थे, लगभग सभी संभागों में कमिश्नर प्रोमोटी थे, और वर्तमान में मोहन यादव सरकार में नए आईएएस जिनको कभी कलेक्ट्री नहीं मिली, उन पर भरोसा किया जा रहा है। और जहां तक नए आईएएस जो अभी मैं कार्यप्रणाली देख रहा हूं, और सिसोदिया जी भी देख रहे होंगे, अंतरात्मा से बताएंगे कि ये सिर्फ फाइलें उलझाना जानते हैं, निराकरण करना नहीं जानते। किसी भी मामले में जो नोटशीट या प्रस्ताव जाएगा उसमें लिखेंगे डिस्कस, और डिस्कस होने के बाद उसमें निराकरण नहीं लिखेंगे, उसमें ये कह देंगे कि इस फाइल को रख लो, और रख लो यानी वो पेंडेंसी में पड़ी रही, और कई तो उसमें लिख देते हैं लंबित रखें। यानी क्या निर्णय है आपका? तो सिसोदिया जी अपनी सरकार का ध्यान थोड़ा इस तरफ भी लाइए कि कम से कम कोई शिकायत अगर आती है, अगर कोई निवेदन करता है, कोई प्रस्ताव, विभागीय प्रस्ताव आता है, तो उस पर निराकरण करें, डिस्कस में न उलझाएं। सिर्फ चर्चा में उलझ के सब मामले रह जाते हैं। ठीक है, थैंक यू सिसोदिया जी से 20 सेकंड की टिप्पणी। सिसोदिया जी, एक तो शिक्षा बड़ा अहम मुद्दा है, और मुझे जैसा लगता है कि आप एमएलए रहते हुए और अभी आप बहुत सारा काम कर रहे होंगे। अभी जो आईएएस का मसला उठाया अभी कि भाई यही लोग तो सब चलाते हैं, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, नगर पंचायत हो, पंचायती राज हो, यही सब चलाते हैं। क्या स्कूलों की व्यवस्था क्या ठीक नहीं होनी चाहिए क्या, कि इस पर भी राजनीति होनी चाहिए, कांग्रेस बीजेपी होना चाहिए? चौहान साहब, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जब से सरकारों में अपना प्रतिनिधित्व करना शुरू किया है, उसके पहले का भी आप कह सकते हैं कि 20 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मध्य प्रदेश में। हम 55 साल 60 साल तक तो हमने जो दंश झेला अव्यवस्थाओं का,
सड़क का, बिजली का, स्कूल का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, पेयजल का, इन सारों से उभरते उभरते अगर आज हमारा मध्य प्रदेश और आज हमारा छत्तीसगढ़ अगर बहुत प्रगति की दौड़ में आगे आ रहा है, तो देखिए आपने बहुत ठीक बात कही, मैं आपकी बात से सहमत हूं। शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में राजनीति नहीं होना चाहिए, लोक कल्याण की, जन कल्याण की, आम आदमी से जुड़ता है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के जमाने में शिक्षा के हाल क्या थे, आज भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली सरकारों में पटेल साहब की पोर में स्कूल लगते थे, पेड़ के नीचे बैठ करके चौहान साहब स्कूल की क्लासें लगती थी। सांसदों से गांव के सरपंच एक गांव के स्कूल के लिए उस समय कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 35,000 रुपए आती थी, 35,000 रुपए का अतिरिक्त कक्ष मांगते थे। आज मध्य प्रदेश की सरकार 75,000 शिक्षकों की भर्ती करने जा रहा है। शिक्षा के दौर में कांग्रेस के जमाने में शिक्षा कर्मी हुआ करते थे, हमने 500 रुपए के वेतन से बढ़ा करके आज 40-45,000 तक का वेतन लाए हैं। समस्याओं का समाधान किया है हमने दुर्गेश जी, और इसी कारण से आज सीएम राइज स्कूल हम ग्रामीण क्षेत्रों में खोल रहे हैं, जिनकी लागत निर्माण है 35 करोड़ से लेकर के 50 करोड़। बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करूंगा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरकारें कम से कम शिक्षा पर, भ्रष्टाचार पर, इन पर जो भ्रष्टाचार ना हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन पर जरूर ध्यान दे। ये दो मामले नज़ीर हैं। हो सकता है किसी सरकार को, किसी नेता को, किसी प्रवक्ता को, किसी विधायक को, किसी सांसद को ये बातें सूट ना करें और जो कुछ मैंने कहा उससे वो सहमत ना हो, लेकिन हम अपनी जगह अडिग गए हैं। इस तरह के मामले अगर सामने आते रहेंगे, हम रखते रहेंगे, लेकिन हम तस्वीर का दूसरा रुख भी देखते हैं। हम ऐसे पत्रकार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।